student of standard 7th. Welcome back, and today we will continue with our chapter number 4, that is the Mughal Empire establishment and extension. Okay, so without any delay, let's begin. Okay, so last time we had seen Babur, we had seen Humayun, we had seen Sher Suri, and we have seen the Akbar also. Okay, now today we will see the relation of Mughal with the अदर रूलर्स. तो मुगल्स के बाकी के रूलर्स के साथ उनका क्या एक तरह से देखने जाए तो क्या उनका मतलब रिलेशनशिप था एंड ऑल डेट. Okay, so let's begin. So, when Humayun had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. तो as you know, शेरशाह सूरी जैसे ही राजा बनते हैं तो हुमायूं को भागना पड़ा. एंड इस टाइम पे किसी हिंदू रूलर ने उन्हें शेल्टर दिया था. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of the Akbar. So अकबर जो है उनका जो मतलब पालन पोषण था, उनका जो बड़ा होना था वो हिंदू रीति रिवाजों में ही हुआ था, क्योंकि हिंदुओं ने उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दी थी. ही टुक द हेल्प ऑफ द हिंदी रूलर्स व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन. और उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं की हेल्प ली जब वापस से वो राजा बने. ही न्यू दैट ही वुड नॉट एबल टू रूल इंडिया इफ़ ही इग्नोर द राजपूत रूलर्स. अगर वो राजपूत रूलर्स को इग्नोर करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इंडिया पे रूल कर पाना. Therefore, he maintained a good relation with the Rajput rulers and won their confidence. The rulers did not accept his authority, had to face him. So राजपूत रूलरों के साथ उन्होंने अच्छा मतलब बिहेवियर रखा और अच्छे रिलेशन बना के रखे, विश्वास जीता. एंड जो उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करता था वो उनको लड़ाई लड़ने के लिए रेडी होना पड़ता था. So the ruler of the Sisodia Rajput did not accept his rule and had many confrontation with him. आगे हम लोग देखेंगे महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी ऑल डेट. ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनता है. ओके, तो मुगल्स में ये सब क्या चलता था, लेट्स सी. द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सक्सेसर ऑफ द किंग एंड इट वुड बी यूजुअली द ओल्डेस्ट सन. ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है. ओके, ये परंपरा भी बहुत जगहों पे देखी गई है. ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर. सो ऑल द सन्स गेटिंग द इक्वल शेयर. दिस kind of hierarchy was implemented during the Humayun's reign, and after that the ruler conspired against each other for the throne. Brothers would quarrel with one another and throne, and whoever won ascended the throne of Delhi. So हुमायूं के टाइम से ये चला आ रहा था कि पहले भाइयों में सब इक्वली बढ़ रहा था और ये भाई आपस में क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, कभी कभी तो मर्डर भी कर देते थे. ओके, सो एंड में जो जीतता था दिल्ली उसकी. ठीक है. Should the emperor appoint eldest son as the ruler and divide the rule among the brother equally, or should some arrangement be made? Express you. आपका क्या सोचना है? क्या राजा को अपने बड़े बेटे को ही राजा बनाना चाहिए या फिर कुछ और सबको इक्वल चांस देना चाहिए? वेल आई थिंक अगर हम लोग देखें तो हिंदू रीति रिवाजों में तो ऐसा ही दिखाया गया कि बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता है. लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो उसकी ऑफकोर्स हेल्प भी करेंगे. बट अगर बड़ा बेटा कैपेबल नहीं, राजा बनने के लायक नहीं है, तो उनको फिर राजा नहीं बनाते. ये अकबर लोगों का उनका अलग सिस्टम होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं. अब उनका क्या सिस्टम था उसको समझते हैं. द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इंटू 15 सेक्शन. ईच सेक्शन वेर नोन एज द सूबा और प्रोविंस. जैसे हमारे इंडिया कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं. ओके, वैसे ही उस टाइम पे अलग अलग सूबा होते थे, यानी स्टेट्स होते थे, जिसको प्रोविंस भी कहते थे. द सब सूबा ऑफ द सूबा आर कॉल्ड द गवर्नमेंट एंड द सूबा सेक्शन गवर्नमेंट आर नोन एज द प्रगना एंड द हेड ऑफ द प्रगना इज कॉल्ड आमिर. देखो सूबा के अंदर यानी स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को ये लोग उस टाइम पे प्रगना कहते थे. ठीक है, Pragna, and the head of the each Pragna is called Amir, and who would collect the revenue. And there were Gram Panchayat in the village, and the head of the head were known as the Patel Chaudhary. Okay,
मुकद्दम एक्सेट्रा। सो उस टाइम पे जो गांव भी एग्जिस्ट किया करते थे, तो गांव के जो हेड होते थे, यूजुअली हम तो उनको सरपंच के नाम से जानते हैं, बट उस टाइम पे पटेल और चौधरी। तो जितने भी ये लोग देख रहे हैं जिनका सरनेम पटेल एंड चौधरी है, सो गुड, आप लोग के वंशज कभी ना कभी सरपंच रह चुके हैं। मेंशन द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूली अरेंज फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट एंड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो उस टाइम पे भी सेम लगभग गांव और शहर हुआ करते थे, एंड शहर बहुत कम होते थे बट गांव ज़्यादा हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द अकबर रेन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड। पिलग्रिम टैक्स यानी आप मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हो तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दस देयर वुड बी अ ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर। इसके वजह से क्या होता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। अकबर वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट टॉलरेंट एंड द बेनेवलेंट किंग अमॉन्ग ऑल द मुगल रूलर्स। यानी इनका जो पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों में हुआ था ना, ये कहीं ना कहीं उनके मतलब रूल में दिखता है। और उनके टाइम पे हिंदू मुस्लिम सब खुश थे, कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी एंड ऑल डेट। तो इसीलिए अकबर को सबसे अच्छा राजा माना जाता है जितने भी मुगल्स रूलर्स हैं। एंड आई थिंक उन्होंने 49 ईयर्स तक रूल भी किया, जो अच्छी बात बनती है ऑफकोर्स। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज द रिलीजियस मीटिंग इन द प्रेयर हॉल एट द सिकरी। तो ये उनकी जगह थी जहाँ पे ये लोग बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट किया करते थे। इट वॉज अ कॉल्ड द डिस्कशन हॉल एज द रिलीजियस मैटर वेर डिस्कस दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द रिलीजन अटेंड मीटिंग। द रॉयल कोर्ट वॉज एब्डॉम्ड एज स्कॉलर्स। मुगल तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो अपने दरबार में सारे के सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनके हमेशा उनके अंडर में रहे थे। यानी कोई भी उनको डिसीजन लेना होता था वो सबसे पूछ के ही डिसीजन लेते थे। और उनके कोर्ट को तो हम लोग जानते ही हैं, नवरत्न थे। तो कौन से वो नवरत्न थे, लेट्स सी। द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट वेर तोदरमल। पहले नाम आता है तोदरमल का, जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। फिर आता है मान सिंह सेकेंड। मान सिंह इज द हेड ऑफ द दक्ष आर्मी, यानी उनकी आर्मी के हेड थे, यू कैन से सेनापति। ओके, अबुल फजल नंबर 3, ये होते हैं हिस्टोरियन एंड इन्होंने बुक लिखी थी एन अकबरी या अकबर और अकबरनामा। ठीक है। 4 नंबर तानसेन, अ फेमस सिंगर। तानसेन ऐसा कहा जाता है कि ये गाना गा के बरसात बुला भी सकते हैं, गाना गा के तूफान भी ला सकते हैं। आई डोंट नो वो कौन सा ताल छेड़ते होंगे। एनी हाउ 4 हो गए। नंबर 5 मुल्ला दो प्याजा, अ क्लेवर एंड द जोली कोटियर। आई थिंक कपिल शर्मा ऑफ द टाइम। ओके, मतलब एक तरह से जोली कोटियर किसको बोलेंगे, जो हमेशा सबको खुश रखते हैं। महेश दास बिरबल। सो बिरबल का नाम लिया गया है। बिरबल तो हम लोग सब जानते हैं, अकबर बिरबल की हमने बहुत स्टोरीज भी सुनी हुई है। अ क्विक विटेड कोटियर एंड द ट्रिकस्टर। फिर आता है हमाम, वो मतलब नहाने का साबुन नहीं। ओके, द फेमस वैद्य फिजिशियन। ओके, हमाम यानी जो फिजिशियन है। 8 नंबर पे आता है फेजी, अ रेनाउंड पोएट, एक बहुत ही जाने माने पोएट है। इन्होंने क्या किया था, सारे जितने भी लिटरेचर थे उसको ट्रांसलेट किया था, जो ऑफकोर्स हम लोग 10th में पढ़ने वाले। ही एंड द अब्दुल रहीम द हिंदी वर्ड्स राइटर। एंड अब्दुल रहीम जो थे वो हिंदी राइटर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन लिखे थे। तो ये थे अकबर के 9 रत्न। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सी, अब हमारे टाइम पे हम लोग सरपंच कहते हैं, उनके टाइम पे वो लोग चौधरी या पटेल कहते थे। अगर हम लोग अभी देखने जाएं तो स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, वो लोग प्रोविंस कहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स प्रोविंस कहते थे, पर वो लोग सूबा कहते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में आती है। तो देखो, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन था उस टाइम पे, दीवान। आजकल हम उसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको बक्सी कहते थे। विजिलेंस ऑफिसर हु लुक आफ्टर द रिलीजियस डोनेशन एंड चैरिटेबल फूड, सादरा। ओके, जज को वो लोग काजी कहते थे। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट फौजदार, गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, फौजदार। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर, उसे लोग कहते थे कोटवाल। ठीक है। कलेक्टर ऑफ टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट ऑक्ट्रॉय बोर्डन एक्सेट्रा, मीर बहार। ओके, सो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते थे उसको मीर बहार कहते थे। एंड द हेड ऑफ द रॉयल आर्मी, जिसको हम लोग सेनापति ऑफकोर्स कहते ही हैं। द हेड ऑफ द यूजुअली किंग हिमसेल्फ, और उसके हेड एक्चुअली किंग ही होते हैं यूजुअली। तो रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर कुछ ऐसा ये लोगों ने जो पिक्चर बनाई हुई है कि एक ये जो है ना, आप जहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हो कुछ डोम टाइप का बना हुआ है, ये था
पीकॉक थ्रोन, बराबर। इसमें समझ लो ये पूरा सोने का या चांदी का ही होगा, ठीक है। इसमें बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही महंगे महंगे रत्न जड़े हुए थे, ठीक है। एंड बाद में इसको कोई नाम याद नहीं आ रहा है, बट मुगल से छीन के चले जाते हैं, अफगानिस्तान ले जाते हैं, ओके। तो क्या फ़ायदा, एक दिन तो सब कुछ लुटना ही है। एनी हाउ, ये अकबर बैठे हुए हैं हाइट पे और ये उनका दरबार चला है। इस तरह से वो लोग प्रोसीडिंग करते थे। जोधा अकबर मूवी है, अक्सर आई थिंक ऋतिक रोशन की, आप उसमें इस टाइप की चीज़ें देख सकते हो। चलिए, अभी तक हम लोग ने मुगल्स के बारे में बात की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेरशाह सूरी, ओके। तो टॉकिंग अबाउट शेरशाह सूरी, शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years। सो हमने देखा कि 1940 में उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, ओके। एंड उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। इसके बाद वो 5 साल तक ही बस उन्होंने रूल किया और बाद में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो सूर डायनेस्टी के जो अलग बाकी के किंग है वो आके अपना चार्ज लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स दिस शॉर्ट स्पेन। सिर्फ 5 साल रूल किया, लेकिन 5 साल में उन्होंने काम बहुत किए। ही देयरफॉर बेटर नोन एज अ रिफॉर्मर देन द वॉरियर। दो ये लड़ाई में बहुत अच्छे थे, लड़ाई लड़के इन्होंने हुमायूं को हराया, मुगल डायनेस्टी की ऐसी तैसी कर दी, बट तो भी हम लोग उसको कोई महान सूरवीर योद्धा के नाम से याद नहीं रखते। हम लोग उनको याद रखते हैं बिकॉज ऑफ हिज रिफॉर्मर्स, रिफॉर्म जो उन्होंने किए थे। क्या क्या रिफॉर्म किए थे? विथ तोदरमल हेल्प ही प्रिपेयर्ड अ टेबल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। उन्होंने उनके एक मिनिस्टर थे तोदरमल, तोदरमल की हेल्प से उन्होंने एक नया कलेक्शन सिस्टम डेवलप किया। एंड दैट कलेक्शन सिस्टम से उनको बहुत ज़्यादा पैसे भी मिले। मीन्स सिंपल सा लॉजिक है, जो खेतों में कम अनाज उगता है वहाँ पे आप लोग कम टैक्स लो, जहाँ पे खेतों में ज़्यादा अनाज उगता है वहाँ पे आप ज़्यादा टैक्स लो। तो इस टाइप का उन्होंने कुछ रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया। एंड यही नहीं, आगे जाके जो तोदरमल है ना, ये अकबर के टाइम पे भी रेवेन्यू कलेक्शन के मिनिस्टर थे, दो ही इज फ्रॉम द एनिमी साइड, लेकिन तो भी इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी। तोदरमल की बात करें तो अकबर फॉलो द सेम मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। ही रिमूव द टोल बूथ एंड दैट ही कुड बी फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स। ही कंस्ट्रक्टेड रोड टू इंक्रीज द ट्रेड एंड कन्वीनियंस टू द पेडेस्ट्रियन अमंग द फेमस रोड कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोल बूथ हटवा दिए, टोल बूथ जहाँ से हम लोग कलेक्शन पैसे लेते थे। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी जल्दी हो सके, मूवमेंट बहुत फास्ट हो, इसके लिए उन्होंने रोड्स भी बनवाए। और जो रास्ते में जो चलते हैं, जो चल के लोग ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने अच्छे रास्ते बनवाए। रास्तों के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ लगवाए। अभी आप लोग देखते हो ना हाईवे के दोनों तरफ, तो ये मतलब किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ताकि हम लोग जब रास्ते से जाएँ तो हमको छाया मिले, है ना। ऐसे भी रास्ते के आसपास में जगह खाली होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो किए जा सकते हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट, आपके घर के आसपास भी कोई रोड जा रही है तो आप वहाँ पे भी ट्री प्लांट कर सकते हो। ऑफकोर्स वो पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड इवन आपका सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर ही साफ करेगा। अच्छा, उनके टाइम पे कुछ फेमस रोड बनी थी, लाइक नंबर 1 आगरा टू बहरनपुर, आगरा टू मालवार एंड लाहौर टू आई थिंक मुलान नहीं मुल्तान होना चाहिए। दोनों जगह अभी पाकिस्तान में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्री बोथ द साइड ऑफ द रोड एंड कंस्ट्रक्टेड द रेस्ट हाउस। यही नहीं, रोड के साइड में उन्होंने घर नहीं बनाए, जबकि कुछ किलोमीटर के बाद उन्होंने एक तरह से कुछ रोड रेस्ट हाउसेस भी बनाए। ओके, एंड ये जो रेस्ट हाउसेस होते थे, ये जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो चलते हैं, उनके लिए बनाए गए थे। एंड वहाँ पे वो लोग आराम करते थे। एंड इवन ट्रीज की वजह से उनको छाया तो मिलती थी। नाउ ही हैड सेट अप द मिंट हाउस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म इन वेट। सो उन्होंने मिंट हाउस बनाए थे, यानी उनके टाइम पे सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, जिसको वो लोग ओके, सॉरी फॉर डेट। आई थिंक मुझे एरोप्लेन मोड में कर लेना चाहिए। ओके, डन। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ उन्होंने स्पेशली मिंट हाउसेस बनाए थे, जहाँ पे वो लोग सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करते थे और डिजायर शेप देते थे।
He was very strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not to harass the villagers and destroy crop while marching, है ना। उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि आप किसानों की फसल कभी डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और अननेसेसरीली फार्मर्स को आप परेशान नहीं करोगे। ड्यूरिंग हिज रेन कोटवाल वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल, कोटवाल यानी आज के पुलिस ऑफिसर्स, ओके। शेरशाह वॉज हिमसेल्फ अ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर टू बाई कीपिंग दैम बिजी एट वर्क। शेरशाह सूरी अपने आप में इतने एक्टिव थे एंड वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को भी काम के प्रति एक्टिव रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, सड़कों पे काम चल रहा है एंड शेरशाह सूरी अपने ऑफिसर्स को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। यू कैन सी 4.9 शेरशाह इंस्पेक्टिंग द हाईवे, प्रोजेक्ट दिया गया है आपके लिए। व्हाट पॉलिसीज अडॉप्टेड द प्रेजेंट टाइम टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, आपने जीएसटी का नाम सुना ही होगा, ओके। सो आजकल इस फॉर्म में टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड द ग्राम पंचायत ऑफिस, तालुका मामलादार ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एंड नोट डाउन द फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय देम। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है ना तो आप मेरे स्टैंडर्ड 6 के प्लेलिस्ट में जाना मेरे चैनल के, एंड प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 6 एंड चैप्टर नंबर 16, ठीक है, पार्ट 1 और 2 है। आप वो एक बार अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तालुका मामलादार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर, ये सब क्या काम करते हैं। यू विल गॉट द आइडिया। एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस बदल गया है तो आप लोग वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर सकते हो इफ़ यू वांट। नाउ टॉकिंग अबाउट चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी, चित्तौड़ की अमर कथाएं हम लोग अब पढ़ेंगे, महान गाथाएं पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। शेरशाह हैड कंस्ट्रक्टेड द हाईवे ड्यूरिंग द इज रेन, विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड नाउ, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आजकल तो हम लोग मॉडर्न डे में तो हम लोग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, टारकोल का इस्तेमाल करते हैं एंड रोड्स आजकल नए ज़माने से बनती हैं, ठीक है। देयर वर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन द मुगल एंड द सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया राजपूत जो थे ना वो मुगल्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे एंड इनके बीच में फ्रीक्वेंटली वॉर्स होते रहते थे। राजपूत वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मुगल सुप्रीमेसी एंड सो फॉट अगेंस्ट द अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली। अमॉन्ग द वॉरियर महाराणा प्रताप ब्रेवली स्पेशली नॉट वर्दी, यानी इसमें से जो सबसे महान अगर हम किसी को कहेंगे तो वो महाराणा प्रताप थे। Among the ruler of the Sisodiya dynasty, Maharana Pratap was one who fought against the Akbar continuously till the end. So ये हमेशा अकबर के सामने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक लड़ते ही रहे। Since he wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between the Mewar and Delhi. अकबर को तो बस ये एक मेवाड़ का एरिया चाहिए था जो मतलब उनकी आंखों में चुभता था एंड बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। There were many battles fought between the Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldi Ghati is considered to be the landmark battle. आप लोगों ने हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। एक्चुअली ये बहुत ही एपिक लड़ाई थी। अकबर हैड अ ह्यूज वेल equipped army and the modern weapons, cannon, gunpowder, insufficient and artilleries. Whereas the Maharana Pratap had the advantage of the celebrities. आई थिंक इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट राजपूत वॉरियर हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वेर देयरफॉर यूज्ड टू फाइट वॉर इन द हिली रीजन। सो इनके जो राजपूत रूलर्स थे ये गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट थे, जबकि अकबर के पास बहुत ही वेल इक्विप्ड कैनन बॉल्स वाली और सब मॉडर्न वेपन्स वाली आर्मी थी और बहुत लार्ज अमाउंट में थी। चलो अब देखते हैं कि आगे लड़ाई में क्या होता है। There were just 22,000 soldiers who fought bravely against the lakhs of Mughal soldiers. So you can see सिसोदिया राजपूतों के पास सिर्फ 20 से 22,000 की आर्मी थी, जबकि सामने मुगल राजाओं के पास थी 1 लाख की आर्मी, ओके। पर तो भी ये लोग बहुत ही अच्छा फाइट दे रहे थे। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड मार्टरडम डेट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। सो महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है, मतलब अपने देश के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं और ये बैटल एपिक लड़ाई हम लोग इसे मानेंगे। चेतक वॉज स्पेशली ट्रेन फॉर द बैटल्स। तो जो चेतक था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था और वो बहुत ही वेल ट्रेन घोड़ा था, ओके। इन द बैटल फील्ड चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू द महाराणा प्रताप कमांड, ओके। तो जिनको हॉर्स राइडिंग आती होगी उनको पता ही है कि हम लोगों को हॉर्स को
कभी इधर कभी उधर मोड़ना होता है, कभी स्पीड में भगाना होता है, कभी स्लो भगाना होता है। सो उन्होंने अच्छे से चेतक का और महाराणा प्रताप का एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक, Chetak acted according to the Maharana Pratap's instruction and jumped the high to reach the Mughal Senapati who is seated on the elephant. मतलब महाराणा प्रताप का घोड़ा इस तरह से मतलब ऊपर उठा कि जो सेनापति बैठे थे ना हाथी पे, इवन वो उन तक इजीली पहुंच सके। आपको मैं फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि क्या था। देखो नीचे आप लोग देख सकते हो, ब्राउन कलर का जो हॉर्स है वो चेतक है, एंड ऊपर जो हाथी पे बैठे हुए हैं वो मुगल्स के सेनापति हैं। सो महाराणा प्रताप के घोड़े ने इस तरह से हाइट गेन की कि वो इजीली सेनापति तक पहुंच सके। ओके, सो यू कैन सी कि कितने वेल ट्रेन एक तरह से उनका हॉर्स था। ओके, बिलो माई इमेज हिज एलिफेंट। अ नॉट वर्दी इंसिडेंट ऑफ वन वेयर द राणा प्रताप थ्रू अ स्पेयर ऑफ सेनापति बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द हावड़ा। हावड़ा मीन्स एक तरह से देखो महाराणा प्रताप ने वो जो फेंका तो उन्होंने अपना जो आर्मर था उससे उनको प्रोटेक्ट कर लिया। जो सैनिकों को आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर सीरियल्स तो बहुत सारे आते ही हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड वन ऑफ हिज लीडर wore the canopy and to distract the Mughal rulers and Chetak took the injured महाराणा प्रताप away from the battlefield। महाराणा प्रताप जब बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं ना, तभी महाराणा प्रताप के एक जो वफादार सैनिक होते हैं वो इस तरह से गेटअप कर लेते हैं कि लोग उनको महाराणा प्रताप समझे, एंड तब चुपचाप चेतक जो है वो घायल महाराणा प्रताप को लड़ाई के मैदान से दूर ले जाते हैं। ओके, Chetak took an injured and Rana Pratap away from the battlefield, and there are many such incidents about the Rana Pratap and Akbar mentioned in the history. Maharana Pratap lost the battle against the Akbar but did not give up. हार गए थे लड़ाई लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। He wandered in the forest, faced many difficulty but remained determined. हारे, जंगलों में भटके, बहुत सारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें सहन की, लेकिन कभी भी मुगलों की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की। राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी अगेन, उन्होंने फिर से एक आर्मी फॉर्म की विद द हेल्प ऑफ द भामाशाह अ जैन ट्रेडर हु हेल्प हिम फाइनेंशियली एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल अगेन। तो भामाशाह जो एक जैन ट्रेडर थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को जितने भी पैसे की जरूरत थी आर्मी फॉर्म करने के लिए सारी हेल्प प्रोवाइड की। ही वन ऑल द पोर्ट्स एक्सेप्ट द चित्तौड़, जो चित्तौड़ के आसपास के जितने भी किले थे वो उन्होंने जीत लिए थे, सिर्फ चित्तौड़ ही जीतना बाकी रह गया था। He vowed till he get back the चित्तौड़ and he will not sleep peacefully। जब तक उन्होंने चित्तौड़ हासिल नहीं किया तब तक वो कभी भी चैन से नहीं सोए। ओके, तो सपने ऐसे ही होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉट इट्स क्वेश्चन आंसर। सो एज यूजुअल एट लास्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।